नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, मैं समझ सकता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज के दौर में आपका जीवन काफ़ी संघर्ष से गुजर रहा है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से आपकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिनों दिन होती जा रही है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूर दराज एरिया में बैठे चुपचाप आपके जीवन को खुशहाल खुशहाल बनाने के लिए काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक है साइंटिस्ट, जिनको साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, श्रीमान राकेश चौधरी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। नमस्कार। सर, जो सामने किसान भाई देख रहे हैं उनको एक ब्रीफली अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले तो जो आपके नाम के आगे टैग लगा हुआ है साइंटिस्ट, ये आपको कब मिला, कैसे मिला, इसके पीछे कारण क्या है, ये स्टोरी थोड़ी ब्रीफ में बताइए सर। देखिए किसान भाइयों, मैं मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं एक साधारण किसान। मेरा गांव राजपुरा है और तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर, राजस्थान का मैं मूल निवासी हूँ। मैंने किसानी का टैग तो जन्मजात ही ले लिया था, क्योंकि मैंने किसान परिवार में जन्म लिया। तो किसान को अपने खेत में इनोवेशन करने का अधिकार होता है। वो अपने खेत में कार्य करते हुए, खेती कार्य करते समय अगर कुछ नए आइडिया अपने दिमाग से कुछ भी खुरापाती करता है और वो कुछ नई चीज का अगर इजाद करता है, तो वो मैं मानता हूं कि वो वैज्ञानिक होता है। इस तरह से करके किसान को किसान वैज्ञानिक कहना कहीं अतिशयोक्ति मैं नहीं समझता कि होगी। मैं अपने खेत में काम करते हुए औषधीय खेती की तरफ रुख किया। औषधीय खेती में खेती करने के बाद इसकी प्राइमरी वैल्यू एडिशन, सेकेंडरी वैल्यू एडिशन और उसके बाद मार्केट, यहां तक मैं पहुंचा। यही मेरे जो कार्य रहे पिछले 17-18 सालों में, जिसके कारण से आज जैसा आपने बताया कि हमारे नाम के आगे वैज्ञानिक शब्द जुड़ गया, वैसे हमने कोई ऐसी कोई पीएचडी डिग्री नहीं ली है। हाँ, मैं एक मिशन फार्मर साइंटिस्ट, हमारा एक मिशन है जिसके प्रणेता डॉक्टर महेंद्र मधुप सर हैं। उनके इस फार्मर साइंटिस्ट परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। तो वहाँ से भी हम लोगों को एज ए फार्मर साइंटिस्ट कई जगह हमें सम्मान भी मिला है। कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में भी हमने एज ए किसान फार्मर के तौर पे, वैज्ञानिक के तौर पे हमने भाग लिया है। सर, आप एक मेरे को पढ़े लिखे, पुराने ज़माने के काफ़ी पढ़े लिखे मेरे को एक वक्ता भी लग रहे हैं। काफ़ी आप अच्छा बोल भी लेते हैं। जो स्टॉक पे भी आपका एक शो आया था, काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी किया था, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है वहाँ से। तो सर, एक उस ज़माने में आप इतना पढ़े लिखे, आप ग्रेजुएट पर्सन हो, उसके बाद आप खेती की तरफ आपने रुख किया, घर वालों ने क्या सपोर्ट मिला, जो आपके इसके पीछे जो स्ट्रगल स्टोरी है, जो पर्दे के पीछे जो कहानी है, जो युवा सामने देख रहे हैं, यंग जनरेशन जो देख रही है, उसको, उसके बारे में अपनी जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी है उसको ब्रीफली थोड़ा समझाइए, जिससे क्या है कि जो यंग जनरेशन देख रही है उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, उनमें भी बिलीव आ सके कि ये सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सर, आपकी जो कहानी है, शुरुआत से आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, फिर आप जाके आज इस मुकाम तक पहुंचे हो सर। देखिए सर, किसान बनने के लिए अनपढ़ रहना तो कोई जरूरी नहीं है। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो अनपढ़ रहेगा वही किसान होगा। शिक्षित, हमारे सेक्टर में हम शिक्षित हैं, तो आज किसान और किसानी को हम आगे लेके जा रहे हैं, ये जरूरी भी है। और आज मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना काल के बाद में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल धराशायी हो गए। बिल्कुल सर। और ऐसे कई, जैसे टूरिज्म है या होटल व्यवसाय जैसे बहुत सारे सेक्टर तो बिल्कुल ही खत्म। इस शिक्षा को देखिए आप, शिक्षा भी जो जिस शिक्षा की बात आपने की कि आप इतने एजुकेटेड हुए, ग्रेजुएशन की, वो शिक्षा जो देने वाले हमारे गुरुजन थे, आज उनकी स्थिति बड़ी विकट है। वो लोगों के लिए तो आज अपने आप को सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो सब लोग आज खेती की तरफ आ रहे हैं। तो मैं अगर थोड़ा जल्दी अगर खेती में आ गया और किसान हूं, तो ये बहुत हो सकता है कि मेरी दूरदर्शिता रही, ऐसा ही मानिए। हाँ,
लेकिन संघर्ष जरूर करना पड़ता है। एक नया रास्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना होता है, और लक्ष्य तय करने के बाद में उसकी तरफ आपको संघर्ष करना होता है। आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है। आप जब तक अपनी प्रेजेंस समाज को नहीं दिखाते हो, तब तक कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। मेरे साथ भी यही हुआ। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान की परिवार में अगर उसकी बुराई होती है या उसका विरोध होता है, तो वो परिवार का विरोध बड़ी मुश्किल से सहन कर पाता है। लेकिन जब समाज का मतलब है कि आपका बड़ा परिवार, वो अगर आपका विरोध करे तो वो और दूभर स्थिति पैदा कर देता है। लेकिन किसी इंसान का जब पूरा गांव विरोध करने लगे, तो वो गांव में आने में भी कतराता है कि मैं गांव जा तो रहा हूं, नजरें चुराता है लोगों से कि मैं गुनहगार, ऐसी तो कोई गुनह नहीं किया, क्योंकि उसका लक्ष्य अलग है। वो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा होता है, समाज के और गांव के लोग कहते हैं ये कुछ गलत कर रहा है, ये तो बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो वहां जब गांव का विरोध हो, तो उस स्थिति में तो और ज्यादा विकट स्थिति हो जाती है। मेरे साथ तो स्थिति ऐसी हुई, जब मैंने इसकी शुरुआत की, तो मैं गांव, परिवार, समाज तो छोड़िए, मेरी तहसील और मेरे जिला और मेरे आसपास के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे में लोग मुझे इस तरह से पहचानते थे कि वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है, क्या जड़ी बूटियां ऐसे घास फूस के कचरे के ढेर लगा के रखता है, कभी घास इकट्ठा कर लेता है, कभी फूल, इस तरह से करता रहता है, ये उटपटांग काम कर रहा है, ये जो कि कभी सफल होने वाले है ही नहीं। तो ऐसी बातें तो सुनने को बहुत मिली हमें। लेकिन मैं अडिग रहा। मैंने लक्ष्य, मेरा मुझे मालूम था कि आखिरकार एक दिन स्वर्णिम समय इस सेक्टर का आएगा। और आज आप देख रहे हो कि कोरोना ने सबको ये बता दिया कि आयुर्वेद और आयुष, जड़ी बूटियों के अलावा और कोई आपका संगी नहीं है, कोई साथी नहीं है। आज केवल मात्र आयुष सेक्टर ही आपकी मददगार है, और आपको कोरोना जैसी महामारी से भी बचा रहा है। बिल्कुल सर। और सर, कोरोना वायरस के अंदर आपने क्या कुछ मेडिसिन का ऐसा निजात पाया है, कुछ आपने समाज सेवा की है? क्योंकि आसपास मैंने सुना भी है, एक आप छोटे से कस्बे से बिलोंग करते हो, जो कुचामन सिटी है, जिला नागौर है, राजस्थान के अंदर, राजपुरा गांव, जहाँ करीबन 60 घर भी मुश्किल से पाए जाते हैं। वहाँ से आप एक छोटे से कस्बे से यहाँ से पहुँच के आज आसमान छू रहे हो। आपको हर देश के हर कोने में आपको जाना जा रहा है। वहाँ से आपको सरकारें आपसे कांटेक्ट कर रही है कि हमारे यहाँ आइए, ट्रेनिंग दीजिए फार्मिंग को। तो सर, कोरोना वायरस के अंदर आपने क्या ऐसा कुछ दवाई मेडिसिन उत्पन्न की है? क्या समाज सेवा में आपने कुछ सहायता की है? क्या ऐसा आपने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है सर? भाई साहब, मैं आपको एक बात दुरुस्त कर देना चाहूँगा कि शुरुआत मैंने अकेले ने की, लेकिन अब जो हमारी मुहिम है शुद्ध के लिए युद्ध, इसमें सारे किसान भाइयों का सहयोग है। आज जो भी हमारा नाम या यश हो रहा है, वो सब हमारा टीम एफर्ट्स है। हम सभी किसान भाइयों के सहयोग से ये संभव है। मैं केवल पथ प्रदर्शक हूँ, मैं उनका आगे अनुसरण लोग मुझे करते हैं, क्योंकि मैं उनका ठीक से गाइड कर पा रहा हूँ, शायद इसलिए वो मेरा अनुसरण कर रहे हैं। सरकारें भी हमें बता रही है, तो इसके पीछे कारण ये है कि हमने किसान को जिया है। मैं एजुकेटेड था, इसलिए मैंने वो लूप होल्स जो कि किसानी में रहते हैं, जो सरकार समझ नहीं पाती या सरकारी योजनाएं इम्प्लीमेंट करने में सरकार के नुमाइंदों को दिक्कत आती है, मैंने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उनको दुरुस्त करने के लिए अपने आप को वहाँ सेटल करने का प्रयास किया। मैंने ट्रेनिंग मॉडल में देखा कि किसानों को जो ट्रेनिंग मॉडल सरकारी होते हैं, उसमें केवल मात्र अच्छा खाना पीना और उनको एक अच्छे हॉल में बिठा देना, एसी हॉल में बिठा देना, और फिर सामने लेक्चर जो होते हैं वो उनकी समझ और उनकी बौद्धिक क्षमता से परे होता है। तो मैंने उस पर ऑब्जर्व किया कि किसान को वास्तव में बेसिक कैसी ट्रेनिंग चाहिए। हमने उनके पाठ्यक्रम, मतलब कि उनको जो सीखना है, कितना सा सीखना है, उतना सा एक लिमिटेड पाठ्यक्रम और उनकी लैंग्वेज में ही, उनके घर पे ही उनको सिखाया जाए, ये बेस्ट मॉडल हो सकता है। ऐसा मैं कर रहा हूँ, और ऐसा करते करते मैं आज पूरे भारत में लगभग 10-10.5 लाख किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ इस क्षेत्र में किसानों को ट्रेन करने के लिए, और ये कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर क्या स्थिति है सर आपके बिजनेस के सर? कोरोना में हम लोगों ने समाज सेवा जो की, वो तो करके उसको बता देना और लोगों तक इसका वाहवाही लूटना, वो काम हम लोग नहीं करते हैं। हम तो कंगूरे हैं, मतलब नीम के पत्तर हैं, नीम में ही दबे हैं। हमारी आगे जैसी बिल्डिंग बनी है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन ये है कि कोरोना में हमारा जो आयुर्वेद सेक्टर है, ये काफ़ी ग्रोथ किया है। हमारे पास जो डिमांड फार्मेसियों की आती थी, आज उसमें
10 गुना ज़्यादा ग्रोथ है और हर जगह से अच्छी डिमांड आ रही है। हम लोगों की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमें उच्च क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ उन लोगों तक पहुंचाने का हमारा अब ये लक्ष्य है, जिसमें हम किसान भाइयों की सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। काफ़ी सर आप अच्छे पॉइंट्स रख रहे हो सर। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक पीछे ले जाना चाहूँगा। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? गांव से आपने पढ़ाई की, कहाँ से बाहर से पढ़ाई की? आपका इंटरेस्ट था शुरू से ही खेती के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए सर आप अपना। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में सर्विस करते थे। 92 में उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग गांव छोड़ के खेत में सेटल हो गए। जी। खेत जिस डांडी में आज अभी आए हो, जहां मेरी मेरी पुश्तें मतलब जहां से मेरा जुड़ाव है, मैंने अपने कार्य को वहीं से जुड़ा हुआ रखा। कुछ लोग क्या करते हैं, ये उनकी भावना और धारणा होती है कि अगर हमें सफल होना है तो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा करके करना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी कर्म भूमि जन्मभूमि को ही बनाया और मैंने यहीं पे कार्य किया। समाज का और परिवार का सहयोग जरूर मिला मुझे। परिवार में पिताजी से थोड़ी दुत्कार मिलती थी, क्योंकि पिताजी को ही बाहर सब कुछ सुनने को मिलता था। हम तो छोटे बचपन में, हमें क्या मालूम कि क्या इंसान की इसकी इज्जत होती है, क्या समाज में बोलना होता है, क्या लोग बोलते होंगे पिताजी को। हमें तो बस एक जुनून था कि करना है, तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये सब चीजें समाज ने देखी नहीं थी। इस तरह से जड़ी बूटियों की खेती को नहीं देखा था। इस तरह से उन्होंने अपने खेत में उगने वाले बांकड़ी, गोखरू, साटी और अरणी को बिकते हुए नहीं देखा था। कभी किसी ने इस तरह से बेचा नहीं था, उससे पैसा नहीं बनाया था। तो उन लोगों को ये एकदम से कौतूहल का भी विषय था और एक शंका और डर भी था कि कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। तो इस तरह से पिताजी को समाज के लोग बोलते थे, तो वो मेरे को घर पे आकर डांटते थे। लेकिन मेरे को मेरी माताजी, मेरी मिसेज और मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से मैं सफल हो पाया। अगर समाज में आपके घर का अगर सपोर्ट नहीं होता है तो आप अपनी डगर से हट जाते हो और आप पिछड़ जाते हो। लेकिन मुझे सपोर्ट रहा। चलो सर, आपको सपोर्ट मिला। कुछ आप लकी इंसान हो, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनका मोरल डाउन हो जाता है और वो जो ज़िंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते सर। और सेकेंडली सर, अब आपको आप अपने जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। आप बता रहे हैं कि आप औषधि खेती कर रहे हो, फसलों को उगा रहे हो। तो किस टाइप की औषधियाँ आप अपने, जो मैं खेत देखा, अभी मैं कवर भी करूँगा, जो किसान भाई सामने देख रहे हैं उनको इनका पूरा कवर करके दिखाऊंगा। किस टाइप की मेनली आप जड़ी बूटियाँ यहाँ उत्पन्न कर रहे हो, बाहर से मंगवाते हो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इसका थोड़ा सा डिटेल में प्रोसेस बताइए। कैसे किसान भाई आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे किसानों को आप, अब मैंने सुना भी है और देखा भी है कि आप बाहर से छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं किसानों के, वहाँ से डायरेक्ट आप फ्रॉम डोर पिकअप भी करते हो उनका मटेरियल। तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, क्या क्या स्ट्रेटजीज रहती है, क्या क्या एडवांटेज आते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज आते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रीफली में एक्सप्लेन कीजिए सर। मैंने शुरुआत एलोवेरा से की, क्योंकि एलोवेरा एरिड जोन का प्लांट है और मरुद पौधा है। स्ट्रेस में कोई भी पौधा अपनी मैक्सिमम कंटेंट पैदा करता है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता और मैं हर जो है गहराई में जाता हूँ, हर खेती और हर प्लांट की आइडेंटिफाई करके, और उसको सिलेक्शन, मतलब क्रॉप सिलेक्शन में भी मैं अपने स्टडी के हिसाब से, मेरी शिक्षा की वजह से मैं ये सब बड़ा आसानी से कर पाता हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। शुरुआत में कुछ ऐसी फसलों का भी चयन मैंने किया जो कि मैं प्रलोभन में आकर के, कुछ सब्सिडी का भी था, कुछ मेरे को ऐसा लगा कि ये फसलें मैं करूँगा तो इसका पैसा ज़्यादा बटेगा। इस कारण से मैंने उन गलत फसलों का चयन भी किया और नुकसान भी उठाया। लेकिन एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खाए वो मूर्ख होता है। मैंने एक गलती की, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया। मैंने उससे सबक सीखा, उसका समाधान ढूंढा और समाधान ढूंढ के अगली बार वो जरूर किया मैंने। मैं आपको बता दूं, नागौरी अश्वगंधा आज वर्ल्ड फेमस है। आज नागौरी अश्वगंधा के नाम से बिकती है। लेकिन जब मैंने खेती करनी चाहिए तो इसमें खेती में मैं असफल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु और उसके बीज को अंकुरित करने में आने वाली विकट समस्याओं की वजह से मैं असफल रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सफल नहीं हो पाया। मैंने 2-3 साल कंटिन्यू उस पर रिसर्च किया और आखिरकार हम सफल हुए कि नागौर की जलवायु में कब, किस समय और किस विधि से अश्वगंधा की खेती करनी चाहिए, वो हमने सफलता प्राप्त की। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को क्रॉप सिलेक्शन में आपकी जलवायु विशेष के हिसाब से कौन सी फसलें करनी चाहिए। किसान भाइयों को वही शिक्षा मैं देता हूं कि आपको एक्चुअल में औषधीय खेती कैसे करनी। औषधीय खेती एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्टिव है।
क्योंकि ये सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इसमें हर आदमी को ये आकर्षित करता है। किसान इसमें अपना भविष्य ढूंढता है कि यह खेती हो सकता है मेरे लिए सफल रहे, क्योंकि किसानों की स्थिति तो दर बदर बहुत बुरी हालत होती जा रही है और किसान अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वो कहीं ना कहीं वीडियो या लेख ऐसा कुछ भी मीडिया मैनेजमेंट में कहीं भी पढ़ता है तो उसको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनको पूरी बेसिक जानकारी प्राप्त नहीं होती और उसमें 90% से ज़्यादा किसान जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और उनके साथ गलत हो जाता है, गलत क्रॉप का सिलेक्शन हो जाता है, गलत लोगों से उनका कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण से प्लांटिंग मटेरियल और वो बड़ी कॉस्टली मात्रा में वो फर्जी दस्तावेज करके और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे उनके साथ ठगी हो जाती है। हम लोग किसानों को अवेयर करते हैं कि आप ऐसी ठगी से बचें। आप प्लांट सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग लें कि आपको वास्तव में कौन सी खेती करनी है। सिंगल क्रॉप ना करें, आप मिश्रित खेती में जाएं। आप ट्रेडिशनल क्रॉप करते हुए मेडिसिनल प्लांटेशन करिए। आपकी जोत का एटलीस्ट 25% भूभाग पे आप औषधि खेती जरूर करें, ना ज्यादा ना कम। आप पूरे पे ना करें, आप 25% जमीन पे औषधि खेती मिश्रित खेती करें। कौन से पौधे आपकी जलवायु में हो सकते हैं उनको आपको नॉलेज नहीं है, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेकर के इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औषधीय खेती का मतलब है आप अपने खेत में जंगल स्थापित करें। क्यों? क्योंकि औषधि में जड़, मूल, कंद, तना, पत्ती, फूल सब तरह के जो उत्पाद है, 5 अंग जो होते हैं पौधे के, वो सारे उपयोगी होते हैं। वो चाहे बेल हो, चाहे वो सर्प्स हो, चाहे वो क्रीपर्स हो, चाहे वो पेरिनियल प्लांट हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो सीजनल पौधे हो, हर तरह की फसलें उसमें आती है जिसका उपयोग औषधियों में होता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी हम किसान भाइयों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। तो सर, ये जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका चार्ज लगेगा? किसान भाइयों को क्या है कि एक तो भ्रम में होता है, जो भी अपन बात कर रहे हैं वो सच्चाई पे है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब चैनल्स है और लोगों किसान भाइयों को एकदम भ्रमित करते हैं, करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए, अरबों कमाइए। इससे क्या है कि एक ट्रम्प होता है, लोग इसमें फंस जाते हैं मायाजाल के अंदर। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है और दिखाते कुछ और है। पर इसका क्या है, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं सर आप? जैसे सर सोचिए कि 5-6 किसान भाइयों का एक समूह है, वो सोच रहे हैं कि वो औषधि खेती करें, वो एलोवेरा की हो गई या कुछ अदर फसल का वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और वो उनको इतना जलवायु के प्रति नॉलेज नहीं है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप किस टाइप से उनको ट्रेनिंग प्रोसेस, आपका क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे आप प्रोवाइड कराओगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। किसान भाई हमारी वेबसाइट के माध्यम से पहले हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो। हमारी वेबसाइट का URL एड्रेस है www.vinayakherbal.net। वहाँ पे डिजिटल रजिस्ट्रेशन फार्म है, रजिस्ट्रेशन फार्म के नाम से रखा है, वहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। उसके बाद जो भी जानकारी उनको चाहिए वो हमारे यहाँ हमने हमारा BSNL नंबर 9413365537 94 133 65 537 ये किसानों के लिए एक हेल्पलाइन सेवा एनी टाइम चालू कर रखी है। किसान इस फोन पे दिन में 9 से 6 के बीच में फ़ोन करके हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकता है। हमसे बात करने के लिए शाम को 8 से 9 के बीच में ये फ़ोन मेरे पास रहता है, उस समय इस पे बात कर सकता है। रही बात ट्रेनिंग फीस की, तो किसान भाइयों, मैं यहाँ आप लोगों को पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग नहीं, आप लोगों को शिक्षित करने के लिए और आपके जीवन और जीविकोपार्जन को बढ़ाने के लिए, आपकी आजीविका और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए मैं आपको ट्रेंड करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन यहाँ ये जो स्रोत और जो संसाधन जुटाए हुए हैं, इनको चलाने के लिए कुछ एक सीमित मात्रा में हमें एक फीस की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके रहने, आवास और सभी तरह की व्यवस्थाएं बनाने के लिए जो जितनी आवश्यकता होती है उतनी फीस हम लोग 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में रखते हैं। 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोई फीस नहीं है। लिटरेचर हमारे जो किसान हमारी तरफ से जो दिए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसान आए, ये सब चीज देखें, करें। अच्छा, एक चीज, हम पैसे को महत्व नहीं देते, हम वस्तु विनिमय को प्रायोरिटी पे रखते हैं। कोई किसान अपने खेत की खरपतवार, जिसका हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर रखा है, ऐसा नहीं कि हम उसको मालूम नहीं है कि ये जड़ी बूटी किस कीमत की है और उसके साथ हम ठगी कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमने सबके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर रखी है खरपतवार की, तो वो अपने खेत की वो खरपतवार ला करके हमें दे सकता है और उसके बदले में वो हमसे ट्रेनिंग ले सकता है। हमें कैश की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी तरह की जड़ी बूटी या दवाई हमसे लेनी है तो उसके लिए भी आप हमें
अपने खेत से उत्पादित कोई भी वनस्पति दे करके बदले में आप वापस सामान ले सकते हो। हमने वस्तु विनिमय को प्राथमिकता दी है। क्या बात है सर, कितने अच्छे आपके विचार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सामने किसान भाई या जो युवा पीढ़ी देख रहे हैं वो एक, मैं आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों कि एक बार सर से मिलिए। सर का एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 17 से 18 साल तक इनको ये औषधियों में लगा हुआ है और ये धरातल से जुड़े हुए आदमी है। और एक बार आप इनसे मिलोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा और वो जो आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हो तो उसमें आपको अचीव करने में आसानी होगी। इसके अलावा सर आपकी जो कंपनी है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताइए। कब आपने इस्टेब्लिश किया था, किस टाइप के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या पैकिंग और सारा जो ग्रेडिंग से लेके मार्केटिंग हो गया, अपना प्रोसेसिंग हो गया। किसान भाई आपके समूह भी है, उनके बारे में डिटेल में बताइए कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। सेकेंडली सर एक ये क्या है कि किसान भाइयों को इतना अवेयरनेस नहीं है। सेकेंडली कि इनका एक तो कि हम औषधियाँ कर रहे हैं, ठीक है कि ये एलोवेरा की खेती हमने कर ली, हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, हम इसको बेचे तो बेचे कहाँ, मार्केट कहाँ है। सेकेंडली इसका है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और फसल हो गई अपनी, उसमें तो मंडियाँ हैं, सब कुछ है, पर इसके अंदर इतना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मार्केट नहीं है, इतना कुछ लोगों को मतलब किसान भाइयों को अवेयरनेस नहीं है। तो वो उनको एक तो इनका डिमोट एक तो इसका लूज पॉइंट ये हो सकता है, अपन बोल सकते हैं कि उनको कहाँ मार्केट मिलेगा। इसके लिए आपका क्या विचार है, आप कैसे इसको किसान भाइयों को अपना नॉलेज शेयर करोगे, कैसे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। आपके बहुत सारे सवाल एक साथ ही आ गए, तो अब मैं पहले ये बता दूं कि मैंने स्वयं सहायता समूह 2007 में अपने किसानों का बनाया। और हमने राज हर्बल बायोटेक के नाम से हमारी पहली फर्म रजिस्टर्ड की। और वो फर्म शायद हम नहीं करते रजिस्टर्ड, लेकिन जब एक सिस्टम से जुड़ते हैं, व्यापारिक सिस्टम से, किसान से जब हम एक सीढ़ी ऊपर व्यापारी बने, चाहे वो मजबूरी में ही बने, लेकिन उस व्यापारी कैटेगरी में जैसे ही हम आए तो हमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, उस सभी दायरों में रहते हुए हमें व्यापार करना था। अदर स्टेट में माल को अगर हमें पहुंचाना है तो एक सिस्टम से जुड़ना जरूरी होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो हमने अपनी राज हर्बल बायोटेक के नाम से संस्था को रजिस्टर्ड किया। उसके बाद हमने 2014 में विनायक हर्बल एक सोशल एंटरप्राइज का रजिस्ट्रेशन किया। विनायक हर्बल का उद्गम 2014 में हुआ और इस सोशल एंटरप्राइज का उद्देश्य बीज से बाजार, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। आपको पूरे भारत में एक मात्र ऐसी छत, ऐसी व्यवस्था जहां पे बीज आपकी, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि मुझे ये करना है, उसका बीज, उसकी एग्रो टेक्निक, उसके लगाने की विधि, हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कलेक्शन प्रैक्टिसेज और हार्वेस्ट प्रैक्टिसेज, स्टोरेज प्रैक्टिसेज, ये सभी सिखाते हुए, और उसका बाजार मूल्य क्या है। सबसे बड़ी बात, उत्पादन तो किसान कर ले, लेकिन उसका माल उसको सही समय, सही जगह और सही मूल्य पे बिके, ये सबसे बड़ी बात है। उसमें हम उनका सपोर्ट करते हैं। किसानों को उसका मूल्य भी हम बताते हैं। हमारा प्रयास रहता है किसान को और ज्यादा पैसा मिले। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि किसान से उत्पादन करके और उसको हम हमारी रेट से ही खरीदें, नहीं। किसान को अगर कोई अन्य व्यापारी उससे अच्छा पैसा दे रहा है तो हम बहुत खुशी खुशी उसको बेचना का प्रयास करते हैं। हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, केवल अकेला मैं बेचने के लिए प्रयास नहीं कर रहा। हमारे सभी किसान जो रजिस्टर्ड हैं वो भी इस संगठन के एक कार्यकर्ता है, वो भी इसके एक परिवार के सदस्य हैं, वो भी इसमें मार्केटिंग में मदद कर रहे हैं। हम किसान को मोटिवेट इसी तरह से करते हैं कि तुम उत्पादन मात्र से में सीमित मत रहिए, आपको इसकी मार्केटिंग भी करनी है। अपने जो बेरोजगार बच्चे हैं, आपकी जो नई जनरेशन है किसानों की, उसको इसमें लाना चाहिए। वो कोई इसकी वैल्यू एडिशन में जाए, कोई मार्केटिंग में जाए, कोई इसको मैन्युफैक्चरिंग में जाए। ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें बहुत सारे हजारों युवाओं की आवश्यकता है। एक अकेला राकेश चौधरी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे हजारों राकेश चौधरी हर जिले में, मैं तो कहता हूं हर तालुका में खड़े होने की आवश्यकता है। तो सेकेंडली सर कैसे मतलब आपसे जुड़ सकते हैं, समूह का आप थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए सर। मैंने समूह बनाया स्वयं। समूह का मतलब क्लस्टर संगठन, एक छोटा किसानों का एक जगह बैठना। वो सीमित मात्रा में एक दायरा होता है और एसएचजी क्लस्टर के मोड में, वो उसमें आप 10-5 किलोमीटर के दायरे के किसान मिलके और इसको जोड़ सकते हो, और संख्या भी एक लिमिट सीमित होती है। एसएचजी का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उसका जो रजिस्टर्ड होता है, जिसमें आपकी बैठक लिखी जाती है, कार्रवाई रजिस्टर जिसको बोलते हैं, वही अपने आप एक रजिस्ट्रेशन है। उसकी कॉपी लेकर के और आपके अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के आप बैंक में अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं, और उसी के माध्यम से आपका जो भी बचत या जो भी जड़ी बूटियां आप संकलन कर रहे हो उसको आप आगे सेल भी कर सकते हो। किसानों की सबसे बड़ी समस्या
जो मैं देखता हूँ वो है कि आज पटवारी जो हमारा मतलब जो गिरदावरी करता है, गिरदावर जो होता है वो आज औषधीय फसलों की गिरदावरी नहीं करता, और सरकार के पास डाटा ही नहीं है। तो सरकार इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो बहुत दूर की बात हो, कभी नहीं कर पाएगी। बातें हो सकती है लेकिन वो दकोसलेबाजी होगी। जब तक आप अभी तक आपको यही नहीं मालूम है कि मेरे देश में कितनी तरह की वनस्पति और कितनी मात्रा में किस किस जगह उग रही है, और वो कहां से आएगी, जब तक आप गिरदावरी नहीं करोगे। तो गिरदावरी नहीं होने के कारण कि गिरदावरी आजकल ऑनलाइन होती है, और वहां पे कृषि जिन्सों में औषधीय और एरोमेटिक सुगंधित पौधे ऐड ही नहीं है, वहां कॉलम ही नहीं है। तो पटवारी बेचारा मजबूरी में है, वो कैसे उसकी गिरदावरी करे। ये काम ऊपर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो कृषि के हेड बने बैठे हैं, उन लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। आप किसानों के लिए वास्तव में चिंतित हो तो मेरे इस वीडियो के रिलीज होने के 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश में कृषि जिन्सों में औषधि और मेडिसिनल प्लांट्स और हमारे सुगंधित पौधों को ऐड करके दिखाओ, तब आपके पास डाटाबेस बनेगा, तब आपको पता लगेगा कि किसान को वास्तव में जरूरत क्या है। अब नहीं तो वस्तु स्थिति यह है, एकदम से एलोवेरा की डिमांड बढ़ती है, किसान सभी भाई एलोवेरा खेती कर लेते हैं, लाखों हेक्टर में खेती हो जाती है, रो धराशायी हो जाता है। किसान रो जाता है, रोता है, मरता है बेचारा, और उसके बाद उसको खत्म करके फिर वो कसम खाता है कि आज के बाद मुझे औषधि खेती नहीं करनी। तो क्या वास्तव में यही होना है? तो ये होता रहेगा। ये समस्याएं हैं। कृषि जिन्स में शामिल नहीं होने की वजह से उसको केसीसी में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलता। किसान क्रेडिट कार्ड में आपकी उगने वाली फसलों के हिसाब से आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। लेकिन हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं, मैं तो कहता हूं एकीकृत कृषि प्रणाली में औषधीय फसलों का नाम नहीं है वहां पे। तो आप पशु पालन कर रहे हो वो है, आप दलहन कर रहे हो वो है, तिलहन कर रहे हो वो है, प्याज सब्जी वो उगा रहे हो, उसमें सब में आपको कृषि केसीसी मिल रहा है, लेकिन औषधीय फसलें कर रहे हो तो वहां नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? दूसरा, जो कृषि फसल बीमा योजना है उसमें औषधीय फसलें जब आपके पास गिरदावरी में नहीं है तो वो कवर होगी क्या? नहीं होगी। आज किसान का हमारे चूरू, बीकानेर और नागौर, सीकर, झुंझुनू बेल्ट में किसानों का एलोवेरा जो 12 महीने वो बेचारे मेहनत करके, उसको जो पानी बिल्कुल नहीं है उस एरिया में, बिल्कुल पानी खत्म है, वो बूंद बूंद बचा के उसको पिलाते हैं, तैयार करते हैं, और दिसंबर जनवरी के पाले में वो सारी की सारी फसल डैमेज हो जाती है, और वो किसी को रो भी नहीं सकते। किसको बोलेंगे? क्योंकि उनकी फसल की कोई गिरदावरी नहीं है, उसकी फसल का कोई किसी बीमा में वो कवर्ड नहीं है। ये है औषधीय खेती करने वाले किसानों की स्थिति। तो सर इसका आप भी 16-17 साल से इस लाइन में जुड़े हो, तो इसका यूनियन होगा, संगठन होगा, वो अब सरकार को, गवर्नमेंट को अपना वार्तालाप करके, मीटिंग करके उनसे आपने कोशिश की है इसके प्रति कि किसानों की ये समस्या है? आप कमेटी के मेंबर्स भी रहे हैं सर, कहाँ कहाँ अभी लेटेस्ट आप पहले कहीं कमेटी के मेंबर्स थे, कौन सी कमेटी के मेंबर्स थे, उसके बारे में बताइए सर आप। मैं नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड में किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और वहाँ जितनी बार मैं बोर्ड मीटिंग और कमेटी की मीटिंग में गया हूँ, मैंने सबसे पहला मेरा एक ही मुद्दा था कि किसानों के इन सभी औषधीय फसलों को कृषि जिन्सों में शामिल करवा लीजिए। आपसे मैं विनती करता हूँ कि प्लीज, किसान संगठित नहीं है इसीलिए तो ये मजबूरी में आज ये स्थिति है। किसानों की इस मजबूरी का फायदा ना उठाए। आपको एक अमेंडमेंट करना है, आपको एक नोटिफिकेशन जारी करके स्टेट की जो सरकारें उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा करके और कृषि जिन्स में ही तो शामिल करना है इसको। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरियां रही है आपकी? सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। कृषि जिन्स में प्लीज इसको शामिल करवाएं। मैंने प्रयास करवाया है, किया है मैंने, और उम्मीद भी करता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हमारे इस जो औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को स्ट्रीमलाइन मानते हुए, किसानों की मेन आधार मानते हुए इसको कृषि जिन्स में शामिल करेगी। सर मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया, ज़्यादा समय न लेते हुए 1-2 सवाल और पूछता हूँ आपसे। किसान भाई मेनली औषधिक खेती में क्यों आए? मेन रीज़न क्या है सर? आपके क्यों आए? उनका एक रहेगा कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें चल रहा है हमारा बढ़िया, हम औषधिक खेती में क्यों आए? क्या इसमें ऐसा मुनाफा है, क्या है ऐसा? इसके बारे में बताइए सर, वो क्यों आना चाहेंगे सर? भारत के किसानों को एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप औषधीय खेती में तभी आएँ जब आपके पास मार्केट सुनिश्चित हो, आपके पास क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध हो, आप किसी नर्सरी को जानते हो जहां अच्छी क्वालिटी का और सही कीमत पे आपको पौधा मिलता हो, आप उस फार्मेसी को जानते हो जिसके साथ टाई अप हो गया हो आपका कि आप ये खेती करोगे तो वो बिक जाएगी। ये सुनिश्चित होने के बाद ही आप खेती में आए।
अगर ये दो चीज आपकी सुनिश्चित है तो किसी भी प्लांट को, औषधीय पौधे को उगाने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। इसके पीछे बहुत मोटा रीजन है, मैं आपको बता देता हूं कि जब चरक आचार्य चरक ने चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु जो लिखी गई, जो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे आयुर्वेद के, उस समय भारत में मुझे जहां तक अनुमान में कर रहा हूं कि 90 से 95% भूभाग जंगलों से आच्छादित था। मतलब जंगल मतलब वनस्पतियां, वनस्पतियां मतलब जड़ी बूटियां। तो जब वो कल्पना लिखी गई थी उस समय हर प्रकार की जड़ी बूटियां आसानी से जंगलों में हर जगह मिल जाया करती थी। इंसान कम थे, जंगल ज्यादा थे, और पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा भारतवर्ष जंगलों से आच्छादित था। आज हम उसमें इंसानों की गति, दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती गई, खेत बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आज खेत से हम क्यारियों पे आ गए। आज किसानों के पास केवल क्यारियां बची है। उस स्थिति में हमने पूरे जंगलों का विध्वंस कर दिया, जंगल खत्म हो गए। तो जब जंगल ही नहीं है और आज हम उन शास्त्रों की बातें और उस सार और सूत्रों की बातें करते हैं, उसके आधार पे हम जड़ी बूटियों की कल्पना करते हैं, तो क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि जंगल ही खत्म हो गए। तो फिर आपके पास जड़ी बूटियां कहाँ है? तो खेती कोई सी भी कर लो, जो जंगल में है ही नहीं उसका मार्केट तो निश्चित है, वो तो मिलेगी। बस आपको कनेक्टिविटी बनानी है उन जरूरतमंदों की, उन फार्मेसियों की, या उन मतलब इसको खरीदने वाले ट्रेडर्स को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पंसारियों की कनेक्टिविटी पे आपको जुड़ना है। ऐसा करने वाली कोई संस्था हो जो आपको किसानों को और इसके वैल्यूएडर्स या फार्मास्यूटिकल या ट्रेडर्स या बीएमएस डॉक्टर, इसको वैल्यू एडिशन करते हैं जड़ी बूटियों की, जिनको आवश्यकता है, चाहे वो एक्सपोर्टर भी हो सकता है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का कोई ऐसी आपकी, चाहे कोई वर्चुअल मंडी हो, सॉलिड मंडी, जहां कोई ऐसी मंडी हो या ऐसी कोई संस्था या संरचना हो, तो वहां किसानों को जरूर जुड़ना चाहिए। विनायक हर्बल इसमें इनिशिएटिव ले रही है। विनायक हर्बल आज 226 जिलों में, भारतवर्ष में करीबन 23,000 किसानों के साथ हम रजिस्टर्ड हैं, और उन किसानों को हम प्रयास कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनके माल को सही कीमत पे फार्मेसियों को क्वालिटी का मटेरियल सर्टिफाइड और ट्रेसिबिलिटी के साथ में। ट्रेसिबिलिटी का मतलब है कि मटेरियल किस खेत से उगा, कैसे उगाया गया, कैसे उसको प्रोसेस किया गया और कितने टाइम में आपके पास पहुंच गया, ये पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए हम मटेरियल फार्मेसियों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या कितना अच्छा अनुभव आपने किसान भाई के साथ शेयर किया है। सेकेंडली लास्टली सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कंपनी कैसी चल रही है आपकी? जैसे जीरो से आज हीरो बन गए आप, कितना लास्ट ईयर कितना टर्नओवर रहा, क्या टारगेट है आपका, क्या क्या आपका जो आपने सोच रखा था, आपने टारगेट अचीव किया है या अभी सीढ़ियाँ और चढ़नी है सर आपको? लक्ष्य बहुत दूर है जी सर। अभी तो लक्ष्य कुछ भी नहीं है। हम लोगों का तो विजन ये है कि पूरे भारत के सभी किसानों को एक सूत्र में पिरोए। मेरा विजन एक ही है कि हर किसान अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड करे। राजस्थान का किसान केरला के किसान का माल को बेचे अपने एरिया में, और केरला का किसान राजस्थान के किसान को सपोर्ट करे। एक दूसरे के सहयोग से सब लोग काम करें, यही हमारा लक्ष्य है। जीरो से हीरो की बात, तो ये तो एक अर्थ युग है, इसलिए इसको जोड़ा जा रहा है उससे। मैं तो कहता हूँ मैंने जिंदगी में बहुत कमाया है, मैंने किसानों से दुआएं कमाई है, मैं किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज इतने सारे किसान मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरी सबसे मोटी कमाई है। अर्थ से कोई कमाई का मतलब मायना नहीं होता। पैसे से मैं कई बार जीरो हुआ हूँ और फिर वापस खड़े हो गए। रही बात टर्नओवर और लेन देन की, तो लेन देन जो भी जितना भी है वो सब कंपनी केवल मात्र किसानों के लिए कर रही है, और किसानों का ही टर्नओवर है। हम लोग अभी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। हमें किसान भाइयों का सहयोग और प्यार मिलता रहेगा, हम निश्चित ही ऐसे ही इतिहास रचते रहेंगे। और लास्टली सर मैं आम वीडियो में पूछता हूँ, लास्टली अपना व्यूज़ बताइए। जो सामने युवा देख रहे हैं उनको ज़िंदगी में कुछ करने के लिए क्या मोटिवेशन के तौर पे कुछ टिप्स दीजिए, जिससे कि क्या कि वो अपना मुकाम हासिल कर सके। युवाओं के लिए कुछ दो वाक्य आप बोल दीजिए सर, उनको मोटिवेशन मिल सके सर। आजकल क्या है कि न्यू ट्रेंड चल रहा है, नए नए युवा खेती के अंदर आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आने वाला मैं भविष्य जो फ्यूचर देख रहा हूँ वो काफ़ी एग्रीकल्चर का काफ़ी मेरे को उसमें आसार लग रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ लग रही है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? युवा साथियों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आपको खेती किसानी में जरूर आना चाहिए। इसकी जो सप्लाई चेन है, यहाँ मैं मेडिसिनल या ट्रेडिशनल क्रॉप की बात नहीं करूँगा, किसानी किसी भी तरह की हो सकती है।
आपको इसकी सप्लाई चेन को स्टडी करना है, आप कहाँ फिट बैठते हो। कोई किसान, कोई मेरा युवा भाई खेती करने में सक्षम हो सकता है, उसको खेती करें। कोई इसकी मार्केटिंग में मदद कर सकता है, वो भी किसानी का ही एक पार्ट है, आप उसकी मार्केटिंग में मदद करें। कोई किसान मेरा युवा भाई जिसके पास परिवार से संबल है और सपोर्ट है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो इसकी वैल्यू एडिशन के ऐसे यूनिट कहीं रिको इंडस्ट्री एरिया में ना लगा करके किसानों के बीच में कहीं इजी अप्रोचेबल पोजीशन पे लगाएं, जहां से वो भी समाज सेवा करते हुए अपना अर्थ कमा सके और किसानों का भला कर सके। कहने का मतलब वो वैल्यू एडिशन में जाए। कोई मेरे युवा भाई अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ये रिसर्च का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। मैंने देखा है अभी भी हम बहुत पुरानी पद्धतियों से खेती को कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी पद्धतियां साथ में रहें, लेकिन नई तकनीकी का समावेश उसमें हो, ये जरूरी है। आज सैमसंग और एप्पल कंपनियां दोनों एंड्रॉयड फोन बनाती है। एप्पल कंपनी का कोई सानी नहीं है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अलग तरीके का है। तो क्या वो एक उसने जब उसका कंपटीटर नहीं है तो क्या वो एक ही मॉडल बना के चलाएगी? नहीं, वो हर महीने कई सारे ऐसे IITians बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठा के रखते हैं जो कि नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, नई नई उसमें और नया वर्जन क्या बने, उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी आए, ताकि हम किसान ग्राहकों को अट्रैक्ट करें। तो कहने का मतलब हर सिस्टम में अपग्रेड होता है, वर्जन अपग्रेड होता है, तो किसानी का वर्जन भी अपग्रेड होना चाहिए। तो इसमें अपग्रेडेशन कब आएगा? जब हमारे युवा साथी जो लिटरेट पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, वो इसमें हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ आएंगे। ऐसे किसान युवा जो आपका पेरेंटल कनेक्टिविटी आपकी ग्रास रूट गाँव में है और वो आज शहरों में जाकर के बैठ रहे हैं, और शहर में रह करके इसलिए बैठे हैं कि हमें गाँव में रहना हमारे लिए शोभा नहीं देता। उन युवाओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि आओ फिर लौटो गांव की ओर, और गांव आपको बुला रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू नमस्कार। सो मच सर।